बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, यानी कि थर्ड चैप्टर था हमारी बुक का जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और वो हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। यानी कि उसका लास्ट टॉपिक था वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। अब आज हम डिस्कस करेंगे 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ बुक से रीड कर लूंगी, मेरे पास बुक पकड़ी हुई है, और यहाँ पे मैं आंसर आपको लिख के दूंगी। तो यहाँ से आपने आंसर्स को अपने पास इसके नोट्स बनाने हैं, वहां से उसको याद करना है। ठीक है, अब हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कैटिनेशन। कैटिनेशन से क्या मुराद है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड डिस्प्लेस कैटिनेशन। कहते हैं एक कंपाउंड की एग्जांपल दें जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिफाइन करना है कैटिनेशन को। कैटिनेशन को कैटिनेशन को डिफाइन कैसे करें? तो कैटिनेशन की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम टू लिंक विथ। ये वो एबिलिटी है जो किस चीज पे क्या करती है? जो किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो कि उसको लिंक करवा दे किसी दूसरे एटम के साथ। तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लिंक विथ अदर एटम्स, टू लिंक विथ अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ जुड़ने की, लिंक करने की एबिलिटी। टू लिंक विथ अदर एटम्स, और ये जुड़ेंगे क्यों? टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ताकि ये लंबी चेन्स बना सके। टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स, ताकि ये लंबी लंबी चेन्स और बड़े बड़े रिंग्स बना सके। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। अब देखिए, हमने इसकी उसने पूछा भाई एक एटम की एग्जांपल दे, तो वो जो एग्जांपल है एटम जो कि कैटिनेशन शो करता है। तो अब हमने कंपाउंड लिखना है, तो हमें ये पता है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एटम है। हमने तो एन एटम कहा, हमें तो नहीं पता किस एटम की बात हो रही है। तो ये एटम है कार्बन एटम। जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है वो कौन है? कार्बन एटम। और कार्बन एटम करेगा क्या? लंबी लंबी चेन्स बनाएगा और लार्ज रिंग्स बनाएगा। सही है, तो हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं जिसके अंदर मैं लिखती हूँ 3 कार्बन, बल्कि मैं ऐसे कहती हूँ मैं 6 कार्बन की एक लंबी चेन बना देती हूँ। 3 and 3 6, 6 कार्बन की एक लंबी चेन बना दी मैंने। और ये चेन कब बनी या कैसे बनी? तो ये तब बनी जब एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक किया, और साथ ही साथ कुछ हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी लिंक किया। तो तब ये 6 कार्बन की एक लंबी चेन बनी, जिसको हम हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन कहते हैं। या फिर लार्ज रिंग्स की हमने बात की है, तो बड़े बड़े रिंग्स, यानी कि एक रिंग बना दें हम जिसके अंदर हमें ये पता चले कि बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब ये जो मैंने आपको रिंग बनाकर दिया है ये बेंजीन रिंग है, और इसके अंदर भी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, साथ में कुछ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये कैटिनेशन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज कोल फॉर्म्ड। कोल यानी कोयला कैसे बनता है, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की मैं हेडिंग लिखूंगी कोल फॉर्मेशन। क्या हम एक्सप्लेन करेंगे? कोल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, कोल इज फॉर्म्ड। कोल कैसे बनता है? कोल फॉर्म्स कैसे बनता है? फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से कोल बनता है। और कार्बोनाइजेशन क्या है ये भी एक्सप्लेन कर दे। तो कार्बोनाइजेशन है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ
फूड in the absence of air, in the absence of air, हवा की गैर मौजूदगी में लकड़ी को गर्म करना क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन कहलाता है। और कोल किस तरीके से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है? कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से बनता है। ये हमारे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। तो बुक में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस की अहमियत बयान करें। ये हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस? तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसकी हेडिंग में लिख रही हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। देखिए, नेचुरल गैस की जब हमने अहमियत बतानी है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे किस काम की है, हमें इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो हम इसके यूजेस लिखेंगे यहाँ पर। आप देखिए, नेचुरल गैस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, is important because of its uses। और फिर आप इसके यूजेस लिखें। और अब हम इसके यूजेस क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं। तो वो मैं लिख रही हूँ यहाँ, ठीक है। इसके यूजेस लिख रही हूँ मैं 2-3, जिसकी वजह से ये हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे, नेचुरल गैस इज यूज्ड, नेचुरल गैस इज यूज्ड for natural gas is used in homes। इसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और घरों में इस्तेमाल क्यों करते हैं? इन होम्स फॉर कुकिंग पर्पसेस। खाना बनाने के लिए हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस, वो कौन सी गैस है? तो वो नेचुरल गैस है, ठीक है। जो आपके सिलेंडर के अंदर गैस है, जो आप सिलेंडर भरवा कर लाते हैं, उसके अंदर मीथेन गैस है। और मीथेन गैस क्या चीज है? ये नेचुरल गैस का ही दूसरा नाम है। अब इसका सेकेंड यूज क्या है? सेकेंड यूज है, इट इज यूज्ड एज compressed natural gas, CNG के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में। इसको गाड़ियों में CNG के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका सेकेंड यूज है। थर्ड यूज हम क्या लिखेंगे? वो हम लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड फर्टिलाइजर्स, और इसको खादों में भी इस्तेमाल किया जाता है, खादे बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स, खादे बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेचुरल गैस की यूजेस है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी बुक में फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो वो लिखा हुआ है, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। कहते हैं आप इस बात की वजाहत करें कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम ये बताएंगे कि वो खुराक जो हम खाते हैं, द फूड वी ईट, वो खुराक जो कि हम खाते हैं, जो जिसमें क्या क्या शामिल है? सच एज मिल्क, एग्स, मीट, वेजिटेबल्स। इन तमाम चीजों के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं? कॉन्टेन। इनके अंदर पाई जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन्स, कॉन्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। और ये तमाम चीजें, ऑल दीज आर organic compounds, all these are organic compounds।
और ये तमाम चीजें क्या है, ये तमाम चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सही, तो हमें पता चला कि जो खुराक हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ही मुश्तमिल होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर का, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हाट इज द हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, तो इसका आंसर है अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं, आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग, रिमूव करने से, क्या चीज, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने से, वन हाइड्रोजन एटम, और ये हाइड्रोजन एटम हमने कहाँ से रिमूव करना है, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिख लें, या फिर फ्रॉम अल्केन्स लिख लें। अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स में इसने पूछी हुई है, तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। ये देखिए CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन, ये कंपाउंड क्या है, प्रोपेन। और क्योंकि ये तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं तो इसलिए एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। तो इस एन प्रोपेन के किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा, सही है, किसी एक हाइड्रोजन को, और मैं आपको ये एंड वाला निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये बचेगा CH3 CH2 CH2, और ये एक बॉन्ड खाली बचेगा। अब इस कंपाउंड का नाम है एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, प्रोपाइल के क्योंकि एंड में वाई एल आ रहा है तो पता चला ये क्या है, ये अल्काइल रेडिकल है। और ये क्या था, ये था प्रोपेन। सही, एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं, और वो मैं लिख लेती हूँ ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन में आपको पता है कि 4 कार्बन एटम होते हैं, और अगर मैं ये चारों स्ट्रेट लाइन में जोड़ दूं तो ये बन जाएगा एन ब्यूटेन। और अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और वो टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, एंड वाला, या तो ये एंड या तो ये एंड, तो इससे बनने वाला जो अल्काइल रेडिकल है वो कहलाएगा एन ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा, एन ब्यूटाइल। ये अल्काइल रेडिकल की एग्जांपल्स हैं। अब हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखना है, और क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं उसमें क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। कहते हैं एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या डिफरेंस है ये भी बताएं, और सिर्फ ये वर्डिंग में ना बताएं बल्कि इसकी एग्जांपल्स भी लिखें, इसके स्ट्रक्चर भी लिखें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने लिखी हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप पहले हेडिंग लिखें एन प्रोपाइल की, एन प्रोपाइल, और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। तो डेफिनेशन बनेगी व्हेन terminal hydrogen, when terminal hydrogen, terminal मतलब एंड वाला, when terminal hydrogen। अब देखें दो एंड्स होते हैं किसी भी चीज के, तो दोनों एंड्स की बात हो रही है when terminal hydrogen from n propane, n प्रोपेन से जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, किस हाइड्रोजन को, टर्मिनल को, when terminal hydrogen from n propane is removed, तो क्या चीज बनती है, एन प्रोपाइल बनता है, इज रिमूव्ड एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल फॉर्म्स, एन प्रोपाइल बनता है। अब इसकी एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल यही है, ये प्रोपेन लिखा हुआ था, प्रोपेन के एक एंड से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एन प्रोपाइल बन गया। तो यहाँ पे यही एग्जांपल आपने लिखी है कि एन प्रोपाइल क्या चीज है, CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन है, और ये इसका एक टर्मिनल हाइड्रोजन ये और दूसरी टर्मिनल हाइड्रोजन इस तरह। अगर इन दोनों में से किसी एक से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो एन प्रोपाइल बनेगा। अब इससे बनने वाला एन प्रोपाइल मैं नीचे लिख रही हूँ CH3 CH2 और CH2। तो ये जो नई बनी हुई चीज है यही क्या है, एन प्रोपाइल है। अब दूसरी जो उसने चीज आपसे पूछी है वो है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल की डेफिनेशन, तो आइसोप्रोपाइल की डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन
सेंट्रल हाइड्रोजन मैन, सेंट्रल हाइड्रोजन, जब हम सेंटर वाले, ये सेंटर वाले, व्हेन सेंट्रल हाइड्रोजन फ्रॉम, किस चीज से, फ्रॉम एन प्रोपेन इज रिमूव्ड, फ्रॉम एन प्रोपेन इज रिमूव्ड, जब हम सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या चीज बनेगी, आइसोप्रोपाइल बनेगा, आइसोप्रोपाइल फॉर्म्स। अब इसकी भी हमने एग्जांपल देनी है, तो एग्जांपल देने के लिए आप वही पुराना वाला ही स्ट्रक्चर लिखें, यानी प्रोपेन का जो है CH3 CH2 CH3, लेकिन अब इसमें से कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करें, यहाँ से बनेगा CH3 CH और CH3, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल कहते हैं। सिर्फ ये आपकी बुक का 6 शॉर्ट क्वेश्चन था, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब हम देखते हैं 7 शॉर्ट क्वेश्चन। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल्स को एक्सप्लेन करें, ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल्स, ठीक है, तो ब्यूटेन के रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, तो मैं हेडिंग लिख रही हूँ, रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। हमने ब्यूटेन के रेडिकल्स बनाने, पहले आपको ब्यूटेन का पता होना चाहिए क्या चीज है, तो ब्यूटेन है वो कंपाउंड जिसमें तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हो और लेकिन कार्बन की तादाद कितनी हो, 4 हो, तो उसको हम ब्यूटेन कहते हैं। और इसके लिए हम लिखेंगे फॉलोइंग आर द रेडिकल्स, फॉलोइंग आर द रेडिकल्स ऑफ, दिए गए रेडिकल्स हैं किस चीज के, और ब्यूटेन, ब्यूटेन के मंदरजा झेल रेडिकल्स हैं, ब्यूटेन के मंदरजा झेल रेडिकल्स हैं। और उन रेडिकल्स में हम क्या क्या लिखेंगे, पहले कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के गौर करें तो 2 तरह के हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन वो है जो दोनों एंड्स वाले कार्बन के साथ जुड़े हैं, दूसरे हाइड्रोजन वो है जो सेंटर वाले दोनों कार्बन के साथ है। सेंटर वाले दोनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन हैं, जबकि दोनों एंड्स वाले टर्मिनल कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन 3-3 हैं। अब या तो मैं दोनों एंड्स में से किसी एक एंड से हाइड्रोजन रिमूव करूं या सेंटर में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं, तो दोनों टाइप्स के अलग अलग रेडिकल्स बन जाएंगे। पहले मैं दोनों में से किसी एक एंड से रिमूव करती हूँ, और CH3 ये मैंने एज इट इज लिख दिया, CH2 ये एज इट इज लिख दिया, फिर CH2 ये भी वैसे का वैसे लिख दिया, और इस CH3 में से मैंने एक हाइड्रोजन कम करके 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो यहाँ मैंने क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसलिए इस रेडिकल का नाम बन जाएगा N, और 4 कार्बन की वजह से, और 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल, तो नाम बन जाएगा N ब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन अब मैं किसी दोनों सेंटर वाले कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन में से किसी एक को रिमूव करती हूँ, तो जब मैं किसी एक को रिमूव करूंगी तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और अगले यानी तीसरे कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ CH3 एज इट इज आ गया। अब ये कार्बन है, ये कार्बन एक और बॉन्ड बना सकता है, और इस रेडिकल का नाम हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये इस रेडिकल का नाम। तो ब्यूटेन के उसने रेडिकल्स आपसे पूछे हुए, ये हमने ब्यूटेन के, और ये N ब्यूटेन है, तो हमने N ब्यूटेन के रेडिकल्स एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन क्योंकि ब्यूटेन सिर्फ N ब्यूटेन नहीं है, बल्कि ब्यूटेन तो आइसोब्यूटेन भी है, और वो कुछ ऐसे नजर आता है, इसके सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच लगी होती है, और ये ब्रांच है CH3 की शक्ल में, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब इससे बने हुए रेडिकल्स भी 2 तरह के होते हैं, देखिए ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, और ये CH3 ग्रुप, ये तीनों एक जैसे हैं। यहां से हाइड्रोजन रिमूव करें, यहां से या यहां से, एक ही बात है।
तो मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ये फर्स्ट CH3 सेम आ गया, फिर CH वैसे का वैसे ही आ गया, ऊपर लगा हुआ CH3 वैसे के वैसे ही कर दिया मैंने, और ये जो एंड वाला CH3 था इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब ये जो बना हुआ रेडिकल है इसका नाम है आइसो, सेम आ जाएगा, और ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल इस रेडिकल का नाम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सेंटर वाला हाइड्रोजन निकाल दूं, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक हाइड्रोजन निकालना है, ये भी निकाला जा सकता है। तो जब मैं ये हाइड्रोजन निकालती हूँ तो मेरा जो कंपाउंड है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये CH3 वैसे का वैसे ही आ गया, ये वाला CH3 भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब इस ब्यूटाइल का नाम है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल इसका कंपाउंड का नाम है। तो ये है हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर इसमें पूछे थे कि रेडिकल्स ब्यूटेन से कितनी तरह के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखें और एक एग्जांपल भी दें। ठीक है, तो हमने फंक्शनल ग्रुप्स को डिफाइन करना है पहले। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसकी डेफिनेशन जो है वो बनेगी द प्रेजेंस ऑफ एन एटम, कॉमा लगा के लिखेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई एक एटम या एटम्स का ग्रुप, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तमाम चीजें अगर ये किसी एक कंपाउंड में पाई जाती हैं, द प्रेजेंस ऑफ एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, that determines its properties is called, that determine the लिखेंगे यहाँ पे the properties of a compound, properties of an organic compound, करेंगे organic compounds के अंदर पाए जाते हैं, of an organic compound is called, इसको हम क्या कहते हैं, is called functional group। और फंक्शनल ग्रुप पूरा नहीं लिख रही मैं, FG लिख रही हूँ। अब देखिए उससे सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछी, हमसे एग्जांपल्स भी पूछी है। तो मैं आपको दो एग्जांपल्स लिख देती हूँ कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप हो तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल्स का। ठीक है, एल्कोहल्स का। तो ये एक एग्जांपल हो गई। नंबर 2 पे आप एक और एग्जांपल लिख लें कि अगर कहीं किसी भी कंपाउंड के अंदर O पाया जा रहा हो, O सेंटर में हो और दोनों तरफ बॉन्ड्स के कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को ईथर्स कहा जाता है। ये ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यही हमारा 8 शॉर्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उससे पूछा हुआ है व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं। एक तो उसने आपसे एस्टर फंक्शनल ग्रुप है ये पूछा हुआ है कि किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, क्या है इस ग्रुप में, और दूसरा उसने आपसे इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो एस्टर जो है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर्स, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर्स एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑफ एस्टर्स, और फिर हम लिख देंगे, सामने लिख देती हूँ मैं कि ये होता है COOR, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स का। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स का। और ऑक्सीजन हमेशा कैपिटल होते हैं तो इसको आपने स्मॉल नहीं लिखना, ये कैपिटल ही लिखा जाएगा। ये एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है। और सेकंड चीज जो उसने हमसे पूछी हुई है वो है इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा देती हूँ। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3 OCH3। तो ये इथाइल एसीटेट, ये पूरा ग्रुप एसीटेट। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा पूछा है, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं, तो हमने डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लिखना है क्वेश्चन नंबर 10। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी किस किस का लिखना है? प्रोपेन का, तो मैं पहले प्रोपेन का ही लिख रही हूँ, प्रोपेन। अब ये कैसे लिखा जाएगा? तो हमें पता है कि 3 कार्बन होते हैं, और डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लिखते वक्त हम बॉन्ड को किस चीज से शो करते हैं? एक डॉट और एक क्रॉस से। तीनों कार्बन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन होंगे? तो सेंटर वाले कार्बन के साथ होंगे 2 हाइड्रोजन, और जो टर्मिनल है उसके साथ होंगे 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन, सेंटर में 2 हाइड्रोजन, और फिर दूसरी टर्मिनल पे लगे हुए कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा प्रोपेन का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। सही है। फिर हमने लिखना है ब्यूटेन का, ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, ब्यूटेन का। और ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ब्यूटेन में क्योंकि 4 कार्बन है तो इसलिए मैं 4 कार्बन ही ड्रॉ कर देती हूँ, और ये हो गए हमारे चारों कार्बन। ये अब इनके साथ, सॉरी ये 5 हो गए, तो इनके साथ हमने लगाने हैं हाइड्रोजन। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन, फिर फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोजन, फिर फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोजन, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन। तो ये हमारा ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन उसने पूछा है, एन ब्यूटेन का और एन प्रोपेन का ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? तो वो कहते हैं डिफाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को डिफाइन करके एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो तीनों पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को पहले हमने डिफाइन करना है, तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of a compound, of a compound shows exact arrangement, shows exact arrangement of elements, arrangement of elements की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। अब उसने हमसे पूछे 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास। एक तो उसने पूछा था प्रोपेन का, एक उसने पूछा हुआ है एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एन ब्यूटेन, और दूसरा पूछा हुआ है आइसोब्यूटेन का। तो हम ये दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, पहले तो ये ड्रॉ करते हैं, और फिर इनके हर तरफ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच करते जाए, एक एक हाइड्रोजन एटम हर तरफ जहां जहां पॉसिबिलिटी है। तो ये बन जाएगा एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए 3 कार्बन को सीधे स्ट्रेट चेन में जोड़ दें, और जो सेकंड कार्बन है उस पर एक ब्रांच लगेगी। अब यहाँ पर भी वही काम करें कि जहां जहां आपको पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं वहां वहां आप हाइड्रोजन अटैच करते जाए। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है इस जगह और इस जगह है, तो यहाँ तीनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, 1, 2 और थर्ड हाइड्रोजन। सेम, तो ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है।